हैं। तो हमारा आपसे वादा है कि इस शो में आपको यूपी से जुड़ी हुई सबसे बड़ी, सबसे असरदार खबरें यहाँ हम आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, लखनऊ का अंबेडकर पार्क है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि यूपी में हलचल कितनी तेज होती जा रही है। तो आज की ग्राउंड जीरो की पहली बड़ी खबर भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर से जुड़ी हुई। रावण के नाम पर भड़के भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर, इस समय की सबसे बड़ी खबर। रावण का नाम सुनते ही भड़क उठे चंद्रशेखर। मुझे जो रावण बोलेगा उस पर एफआईआर करूंगा, दी धमकी। TV9 से कहा मुझसे रावण पर सवाल नहीं होना चाहिए। बीजेपी पर लगाया आरोप, यूपी में बीजेपी ने अपना कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ओवैसी की पार्टी से अभी गठबंधन की बात नहीं हुई है। और एक बात और कही है कि यूपी में मैं प्लेयर नहीं हूं, यूपी में मैं किंग मेकर हूं। तो आप सबको ये मालूम होगा कि चंद्रशेखर के नाम के साथ में रावण का नाम भी जोड़ा जाता रहा है, लेकिन वो इस पर बुरी तरह से भड़क गए हैं। क्यों भड़क गए हैं और क्या कहा है, ये इंटरव्यू देखिए। ये कहा जा रहा है कि योगी के राम और ओवैसी के रावण, रावण ओवैसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और योगी के साथ राम हैं। ये इस तरह की बातें यहां हो रही हैं। मुझे लगता है आपको इस पे बोलना चाहिए। जो आप चलाना चाहते हैं ना कि योगी को राम के साथ दिखा के और यहाँ यूपी की जनता को दोबारा से धार्मिक बंटवारा जो करना चाहते हैं वो नहीं चलने वाला है। बेसिकली मैं तो मीडिया के लोग कह भी चुका हूँ कि मेरा नाम चंद्रशेखर हम नहीं चला रहे हैं, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। मैंने मानसिक गुलामी छोड़ी, मैं क्या पूछ रहा हूँ? पहली बात तो मेरा नाम रावण नहीं है। मैंने तो कहा है कि जो रावण मुझे कहेगा मैं उस पर एफआईआर भी करा सकता हूँ। ये मेरा स्टेटमेंट है मीडिया पे, लेकिन मीडिया के लोगों को इसमें इंटरेस्ट आता है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चाटुकारिता की पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं उनको इससे बचना चाहिए। पत्रकारिता एक गरिमा होती है, उस पर लोगों को रहना चाहिए। आप नहीं चला रहे, आप अच्छे पत्रकार है जो चला रहे हैं, मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूँ कि ये जो बीजेपी के इशारे पे जो किया जा रहा है ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और जिस दिन गठबंधन होगा, जिसके साथ भी आपको सूचना मिलेगी, आपको मिलेगी, सारे चैनल्स को मिलेगी, तो इस पर परेशान होने वाली बात नहीं। हम लोग अच्छा काम करेंगे, आप देखते जाइए। और मेरे तजुर्बे का आकलन आप इस बात से कीजिए कि मैं आजाद भारत का संविधान को मानने वाला एक नागरिक हूं। और मेरा तजुर्बा यह है कि मैं उन गरीबों में से आता हूं जिनको वास्तविकता में लोकतंत्र में अधिकार मिलने चाहिए थे, नहीं मिले। मैं उनमें से एक हूं। और हम सब, हमारी यूनिट मिलके हम ताकत का निर्माण कर रहे हैं। हमने अपनी काबिलियत जो है सड़कों पर साबित की है कई दफा, और अब आने वाले कल में विधानसभा चुनाव में भी साबित करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप जहां भी रहेंगे उस रिजल्ट को जरूर देखेंगे। आप इस चुनाव में कमर कस चुके हैं, साइकिल यात्रा की आप तैयारी कर रहे हैं। आपकी साइकिल यात्रा से एक झलक ये भी मिलती है कि आप साइकिल के साथ चलने या साइकिल पर सवार होने की एक संकेत दे रहे हैं। तो इस साइकिल यात्रा का समाजवादी पार्टी की साइकिल से कोई रिश्ता या रिश्ता हो सकने की संभावना, चंद्रशेखर? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं और जानकारी थोड़ी सी देना चाहता हूं, 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा माननीय काशीराम साहब ने कश्मीर से कन्याकुमारी शुरू की थी राजनीतिक परिवर्तन के लिए। वो परिवर्तन जिसमें गरीब लोगों की भी भागीदारी हो, सस्ते संसाधन, इसलिए क्योंकि एक तो कोरोना काल है। तो जब काशीराम साहब ने शुरू की थी तब भी जो है बहुजन मूवमेंट की यही हालात थी, वंचित वर्ग के लोगों का यही, उन पे पास संसाधन नहीं थे। आज भी मैं समझता हूँ इस महंगाई के दौर में संसाधन की कमी है। तो मैं सीमित संसाधन पे और उस वास्तविक लोकतंत्र को जिसमें गरीबों की भागीदारी हो, नौजवानों की हिस्सेदारी हो, उनके मुद्दों पे बात हो और अच्छे और ईमानदार लोगों को मौका मिले। पैसे की धूप में गरीब जो है वो पिस ना जाए, इसलिए मैंने सस्ते संसाधनों पर दोबारा से बहुजन मूवमेंट को चलाने का फैसला किया है। उसमें परिवर्तन के, उत्तर प्रदेश में परिवर्तन के लिए पहली साइकिल यात्रा शुरू हो रही है। अभी ये पूरे देश में जाएगी। तो इसका भविष्य क्या होगा ये तो आपको जो है चुनाव के समय पता लगेगा। चंद्रशेखर, देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि साइकिल यात्रा आप शुरू कर रहे हैं, साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी भी शुरू करती आई है और शुरू करेगी। तो दोनों ही साइकिलें चल रही हैं, तो इन दोनों साइकिलों का आपस में रिश्ता भी तो जुड़ेगा। अब ये तो समय बताएगा कि रिश्ता किससे जुड़ेगा, लेकिन मैं रोज ही कह रहा हूं कि बीजेपी विरोधी सभी दलों से हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोका जाए।
तो जो सांप्रदायिकता का माहौल, जो भाईचारा बीजेपी ने 4.5 साल में तोड़ा है, उस भाईचारों को दोबारा से स्थापित करने के लिए, और जिस तरह की झूठ की राजनीति, जिस तरह की लोगों को बरगलाने की राजनीति, जिस तरह से लोगों को जो है दुखी करने की राजनीति बीजेपी ने की है, बंटवारे की राजनीति, इस राजनीति को बदलने के लिए गांव-गांव जाके भाईचारा स्थापित करने की ये बहुजन साइकिल रैली जो है माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों पर चलेगी। और इसमें मैं तो चाहता हूं कि एक बड़ा गठबंधन बने जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के काम आए और जिसके कारण सब लोगों की समुचित भागीदारी हो। भागीदारी होगी तो मुझे लगता है कि उनके मुद्दों पे काम भी होगा। फिर कोई भी सरकार तानाशाही नहीं करेगी, जैसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जैसा बागपत में हुआ, जैसा गोरखपुर में हुआ अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर, कि बिना चंद्रशेखर एक बात बताइए, प्रत्याशी के पर्चे वापस हो जाते हैं। बताइए, आपकी जो साइकिल यात्रा है, आप काशीराम जी का नाम ले रहे हैं। काशीराम जी का नाम इस समय एक नेता और रोज ले रहे हैं, अपने ट्वीट्स में ले रहे हैं, अपनी जो मीडिया से बातचीत में ले रहे हैं। उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, वो भी काशीराम का नाम ले रहे हैं, आप भी काशीराम जी का नाम ले रहे हैं। आप दोनों लोगों की राहें एक ही दिख रही हैं, तो वो इस लड़ाई में ओवैसी आपके दिल के कितने करीब हैं? ये जो परिवर्तन की लड़ाई की आप बात कर रहे हैं। देखिए, मेरे दिल के करीब तो हर वंचित वर्ग का व्यक्ति है और भारत का हर वासी जो है, जो भारतवासी मेरे दिल के करीब है। मेरे किससे झगड़े थोड़ा ही है। तो मैं तो अपनी ड्यूटी अदा कर रहा हूं। मैं तो मान्यवर काशी, मुझे ये महसूस होता है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि 12 साल में जिस पौधे को वृक्ष बनाया मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन सिद्धांत पे, और वो सिद्धांत के जाते ही आज बीएसपी का क्या हाल है आप बेहतर देख सकते हैं। तो मैं तो उनके सिद्धांतों पे दोबारा से उन लोगों को जिनको कोई पूछता नहीं है, उनको दोबारा से नेता बनाने के लिए आजाद समाज पार्टी नाम की फैक्ट्री मैंने लगाई है कि यहां से टिकट भी तैयार होंगे और नेता भी तैयार होंगे और उन समाजों के हक की बात भी होगी। अच्छा चंद्रशेखर, ये बताइए, आपकी ओवैसी साहब से बात फाइनल हो चुकी है? कोई संपर्क हुआ है उनसे? कोई बातचीत हुई है आपसे? जी, मेरी बात जो है, मैं तो आजाद समाज पार्टी का एक छोटा सा वर्कर हूँ। हम एक बड़ी यूनिट है जो हमारी कोर कमेटी तय करती है। मैं उसके डिसीजन को, उनकी बातों को आप मीडिया के द्वारा भारत के लोगों के सामने रखता हूं। तो जो कोर कमेटी तय करेगी, मैं व्यक्तिगत किससे बात नहीं करता हूं। तो हम एक पूरी यूनिट और हमारे लोग जो हैं साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव-गांव तक जा रहे हैं। उन्हीं सबके बात बैठ के एक लोकतांत्रिक पार्टी जो डिसीजन होगा उसको जो है सब लोग फॉलो करेंगे, वो चाहे किसी के साथ भी गठबंधन का हो, बीजेपी विरोधी दल के साथ, तो हम लोग उसको फॉलो करेंगे। तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर को आपने देखा कि वो रावण का नाम सुनकर के भड़क उठे और उन्होंने कहा कि मैंने पहले कर रखा है कि मैं FIR करा सकता हूं जो मुझे रावण कहेगा। लेकिन अब आपको हम वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, लगातार किस तरह से अखबारों में, न्यूज़ वेबसाइट्स में, हर जगह उनके नाम के साथ में रावण ही छप रहा है। इस पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं और अब उनको क्यों एतराज़ हो गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मैं आपको एक लाइन से दिखा रहा हूँ, हेडलाइन पढ़ करके आपको मैं सुनाता हूँ। ये देखिए, ये एक प्रभात खबर अखबार की हेडलाइन है कि चंद्रशेखर आज़ाद, रावण ने बोला योगी सरकार पर हमला, कू ऐप के जरिए मुख्यमंत्री पर लगाए ये गंभीर आरोप। एक दूसरे जो एक प्रमुख मीडिया संस्थान की वेबसाइट में भी ये कहा गया है कि चुनाव से पहले आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने संकेत दिया कि बीजेपी के खिलाफ गठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं। और फिर देखिए, ये अगली खबर आ रही है जिसमें कि लिखा है, हेडलाइन में लिखा हुआ है कि चंद्रशेखर आज़ाद, रावण ने पहले भीम आर्मी बनाई थी। हेडलाइन के ठीक नीचे की लाइन है ये। तो हर एक के बाद दूसरी खबरों में ये कहा जाता है रावण उनके नाम के साथ जुड़ा होता है। लेकिन अब जब यूपी में चुनाव सर पर है तो चंद्रशेखर आज़ाद को रावण शब्द से एतराज़ क्यों हो रहा है और वो इसकी वजह भी बताना नहीं चाहते हैं। ये अपने आप में बेहद ही अहम और बहुत ही दिलचस्प बात है। और आपको अब हम सुनाते हैं TV9 भारतवर्ष पर यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने TV9 से कहा है कि बीजेपी को किसी भी विरोधी पार्टी के किसी भी गठबंधन की परवाह नहीं है। बीजेपी 5 साल काम करती है और विपक्ष सिर्फ चुनाव के वक्त काम करता है। अगर सभी पार्टियां एक हो जाएं
तो भी बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे पहले भी सपा बसपा और सपा कांग्रेस एक हो चुके हैं। हमने उनसे सवाल किया था यूपी में जो दलित मुस्लिम राजनीति का नया कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है उससे बीजेपी चिंतित है क्या, बीजेपी उसकी काट के लिए क्या तरीका अख्तियार कर रही है। उसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही, सुनते हैं उन्हें। हमारे साथ में यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। ब्रजेश जी, ये बताइए कि इस समय यूपी की राजनीति में दलित वोटों के लिए भी बड़ी रस्साकसी चल रही है, बीएसपी भी कोशिश कर रही है, आपकी ओर से बाबा साहब की एक बड़ी प्रतिमा के लगाने की कवायद चल रही है, वो जो नए नए दलित नेता हैं चंद्रशेखर वो भी अपनी ओर से कवायद कर रहे हैं। तो आप ये कैसे ये तय होगा कि दलित आपके साथ ही आएंगे? ऐसी कौन सा फार्मूला आपके पास है कि वो आपके पास ही आएंगे? सर, भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के वंचित पीड़ित दलितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही है। हमारे प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कान न जाए, उसे मुख्य धारा में जगह न मिल जाए, उसके जीवन जीने लायक सब कुछ सारी व्यवस्था न हो जाए, ऐसा काम हमारी भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सब लोग मिलजुल करके 5 वर्ष 365 दिन 24 घंटे लगातार इसी बारे में काम करते हैं। मुझे बताइए, क्या आप लोग इस पर निगाह लगाए हुए हैं कि दलित और मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाएगा? ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं, चंद्रशेखर उधर अपनी पार्टी लेकर के आ रहे हैं, बीएसपी है, तो बंटवारे पे ध्यान है आपका? दलित मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए, उससे आपको फायदा मिले? समस्या ये है कि विपक्षी दल केवल चुनाव के समय राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 वर्ष जनता के हित में, सर्व समाज के हित में काम करती है। हम लोग एक दिन काम नहीं करते हैं। जैसे आप देखते होंगे विपक्षी दल पूरे 5 वर्ष ट्विटर और सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं, चुनाव आता है तो निकल पड़ते हैं रैलियां करने के लिए, लेकिन हमारी पार्टी लगातार लोगों के बीच में रहती है। आप देखते होंगे कि चाहे चुनाव या हो ना हो, कोरोना महामारी के दौरान हम लोग लगातार संपर्क में थे। जनता के लिए खाना उपलब्ध कराना, उनको राशन उपलब्ध कराना, उनके पैरों में चप्पल पहनाना, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराना, उनको कोरोना किट देना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करना। दलित सवाल उस समय विपक्षी दल से नहीं पूछ सकते। पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन, इसका आपको डर नहीं है कोई? ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा अगर समीकरण बन जाएगा तो? विपक्षी दलों से कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। आपको याद नहीं, समीकरण की भी चिंता नहीं है? समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन कर चुकी है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने बुरी तरह उन्हें नकार दिया है। इनके पास न कोई नीति है, न कोई एजेंडा है। भागीदारी संकल्प मोर्चा मिल रहा है, ओवैसी की पार्टी, राजभर की पार्टी, सब मिल जाए, सब लोग, चंद्रशेखर की पार्टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी दोबारा 300 से अधिक सीटें लेकर के सरकार बनाएगी 2022 में, और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। तो आप लोग भी छोटे छोटे दलों को जोड़ रहे हैं और वो सब भी इकट्ठा हो रहे हैं। पार्टी एक बड़ा परिवार है। यदि हमें कोई सहयोग करना चाहता है तो हम उसे गले मिला करके प्रदेश के विकास के लिए सबको साथ लेकर के चलते हैं। एक आखिरी सवाल कि आपको इस बात की फिर भी आपकी स्ट्रेटजी में फिगर तो करता होगा ना, अगर जाति के आधार पर और ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, मुस्लिम दलित छोटी छोटी पार्टियां, ये परेशान तो करता होगा आपको? जी, हमारी रणनीति जनता के हितों को ध्यान रखना है, जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखना है, उसके सुख दुख में खड़ा होना है। हम दलितों, वंचितों, पीड़ितों के साथ हमेशा खड़े रहे। हमारी पार्टी उसी सिद्धांत पर काम करती है। शुक्रिया। तो यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक साफ कह रहे हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि विपक्षी दल सब इकट्ठा हो जाएं, बीजेपी का एकदम रास्ता क्लियर है और बीजेपी उस पर लगातार आगे बढ़ रही है। तो यूपी में राजनीतिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और यूपी चुनाव की सबसे बड़े शो ग्राउंड जीरो में हर खबर सबसे पहले आपको बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव खबरें बता रहे हैं आपको। और अब एक बड़ा बयान आपको सुनाते हैं। AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने दिया है TV9 भारतवर्ष पर बड़ा बयान। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस को हट जाना चाहिए यूपी के चुनावों से। कांग्रेस जहां भी लड़ेगी वहां बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर यूपी में बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस चुनाव ना लड़े, ये कहा है शौकत अली ने। कांग्रेस ने जिससे भी गठबंधन किया वो सब खत्म हो गए। और यहां तक कह दिया है AIMIM की यूपी इकाई ने कि कांग्रेस पार्टी डूबती नाव है और उसके साथ में गठबंधन कतई नहीं हो सकता है। सुनिए AIMIM के यूपी प्रमुख शौकत अली को। हमारे साथ में AIMIM के यूपी के अध्यक्ष शौकत अली मौजूद हैं। शौकत साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि एक बात ये हो रही थी कि भागीदारी संकल्प मोर्चा बनेगा जिसमें आपकी पार्टी होगी, राजभर साहब की पार्टी होगी। अब तो राजभर साहब कुछ और ही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी कि वो 100 सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं अपनी ओर से। नहीं, राजभर साहब का आपने दूसरा बयान नहीं सुना।
राजभर साहब ने कहा कि 100 नहीं बल्कि हम 100 से ज़्यादा सीटें उनको दे सकते हैं चुनाव लड़ने के लिए। और किसके साथ आपकी बातचीत चल रही है भागीदारी संकल्प मोर्चा के अलावा? सपा, बसपा, कांग्रेस? देखिए, ये तो भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो संयोजक है ओम प्रकाश राजभर जी, वो भी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हमारे दरवाजे सारे लोगों के लिए ओपन है। और मैं फिर ये बात कहूँगा कि बीजेपी को अगर रोकना है तो सपा बसपा अकेले चुनाव लड़ करके बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। और कांग्रेस? कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कांग्रेस को लड़ना ही नहीं चाहिए चुनाव? कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में चुनाव, चूंकि कांग्रेस अपना जनाधार उत्तर प्रदेश में खो चुकी है। सहारनपुर की एक सीट पे उनको लड़ना चाहिए, इमरान मसूद साहब वहाँ पर मजबूत है, उस सीट को लड़ लेना चाहिए। बाकी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव कांग्रेस के साथ अगर कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है तो आपको क्यों इस बात की चिंता है कि चुनाव लड़े ना लड़े? फिर आप क्यों कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? इसका मतलब कांग्रेस का कुछ आपके अंदर खौफ है, कांग्रेस आपका वोट बैंक तोड़ देगी? नहीं, मुझे खौफ नहीं है। कांग्रेस से हम कभी खौफजदा नहीं हुए। तेलंगाना में कांग्रेस को हमने ख़त्म किया है, MIM ने ख़त्म किया है। देखिए, तो आपके टारगेट पे पहले कांग्रेस ही है, कांग्रेस आपने तेलंगाना में ख़त्म किया है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, उसका सीधा फायदा बीजेपी को होना है। 2019 के इलेक्शन में आपने देखा कांग्रेस ही बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। और वो कह रहे हैं कि आप लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। दोनों लोग एक दूसरे पे यही आरोप लगा रहे हैं कि आप लड़ेंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। अच्छा, आप भी मैं जो बोलने जा रहा हूँ इसको कट मत करिएगा, आप न्यूज़ में चला दीजिएगा। तेलंगाना स्टेट जहाँ पे हमारा केंद्रीय कार्यालय, हमारा वजूद तेलंगाना हैदराबाद से, क्या आपको मालूम है इतिहास में कभी भी बीजेपी की हुकूमत बनी वहाँ पे? नहीं बनी। क्यों? वहाँ पे बीजेपी का एक MLA अभी उपचुनाव में, क्योंकि वहाँ MIM है। अगर MIM उत्तर प्रदेश में है और चुनाव मजबूती से लगी तो MIM ही बीजेपी को रोक पाएगी। बिहार में क्यों नहीं रोक पाई? बिहार में तो ये आरोप है कि आपके चलती सरकार बन गई NDA की। अच्छा, ये बताइए कि आप इसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे। 19 सीटों पे हम चुनाव लड़े थे, 70 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, 19 सीट जीत करके आई। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी जो तेजस्वी की नैया डूबी है वो भी कांग्रेस ले डूबी। वो कांग्रेस ले वेस्ट बंगाल आप देख लीजिए, लेफ्ट जो 35 साल वेस्ट बंगाल में हुकूमत में रही है, कांग्रेस के जहाज पे बैठते ही साथ कांग्रेस ने उसको भी डुबा दिया। तो आपको सारी समस्या ना सपा से न बसपा से, सिर्फ कांग्रेस से ही है कि कांग्रेस अगर आई तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। देखिए, कांग्रेस का नाकारापन है जो मौजूदा वक्त में बीजेपी हुकूमत में है। ये बीजेपी की जीत नहीं बल्कि मैं कांग्रेस की हार कहूंगा और कांग्रेस की का नाकारापन है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। आप सपा के साथ, बसपा के साथ, आपने कहा कि सब पार्टियां साथ आएं, आपका ये स्टैंड है, लेकिन आप कांग्रेस के साथ आने को तैयार क्यों नहीं है? ये कभी क्यों नहीं हो सकता कि कांग्रेस और AIMIM भी साथ हो जाए? वो नहीं चाहते हैं? अभिषेक भाई, डूबते हुए जहाज पे कौन सफर करेगा? आप बैठेंगे? कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है सर। लेफ्ट बैठ गया वेस्ट बंगाल में, डूब गया। तेजस्वी को बैठा लिया, वहां पे डूब गए ये लोग। तो ये तो डूबता जहाज है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में बिहार के अंदर 1 सीट जीत करके कांग्रेस आई है। उन्हें सेकुलर पार्टी नहीं मानते हैं? किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस ने ही तो देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस ने देश के अंदर हिंदू मुसलमान किया है। कांग्रेस के वक्त में बाबरी मस्जिद टूटी। कांग्रेस के सारे मुद्दे को बीजेपी ने हाईजेक कर लिया है। मुद्दा सब उठा करके कांग्रेस ने। जितिन प्रसाद कौन थे? सिंधिया कौन थे? कहाँ थे? किस पार्टी के लोग थे? 100 MP मैं नाम बता दूंगा आपको जो बीजेपी के में है और वो कांग्रेस से बीजेपी में जंप मार करके। और आपके यहाँ कांग्रेस से कोई नहीं आया है? नहीं। अगर आना चाहे तो वही रिकॉर्ड बता दीजिए। आना चाहे तो नहीं, हम कांग्रेस से हमारे पास कोई आना चाहे वो देखेंगे, पार्टी तय देखेंगे, वहाँ तय नहीं है। नहीं, पार्टी तय करेगी। कोई कांग्रेस के छोटे छोटे बहुत सारे वर्कर, कांग्रेस को जिन लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस का कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, 125 साल बूढ़ी पार्टी है, बुढ़ा गई है, अब उसका कोई वजूद नहीं बचा है। तो ये MIM के UP अध्यक्ष हैं शौकत अली, साफ तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के चलते बीजेपी को फायदा है। और बड़ी बात ये कह रहे हैं कि AIMIM तैयारी कर रही है 100 सीटों पर लड़ने की और संकल्प मोर्चे के साथ है। तो ग्राउंड जीरो में आज के लिए इतना ही। TV9 भारतवर्ष पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चलना ZEE5 पे कुछ कॉमेडी देखते। नहीं, शिट उठाओ। कॉमेडी? वाह, हो ही नहीं सकता। कॉमेडी कहाँ है? कॉमेडी तो यहाँ है। हाँ हाँ हाँ।